जब आप फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में थे आप लोग, तभी भी आप लोग को बोली थी कि डिलीवरी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये एक तरह का फिजियोलॉजी है। वैसे ही डिलीवरी, जो डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। कि क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि मैंने कहा कि इसलिए कि हम लोग देखोगे कि कहीं भी रास्ते में ऐसा कभी कभी हम लोग देखते हैं या मूवीज में भी देखे होंगे कि डिलीवरी हो गई खुद से, तो ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है, तो भी बच्चा हो गया। तो उसके बाद के नेक्स्ट प्रोसेस, बच्चा खुद तो उठ कर अपना नाभिनाल मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड तो काटेगा नहीं, खुद को क्लीन तो करेगा नहीं, वो नहीं, मतलब नॉर्मल प्रोसेसिंग होके निकल जाना बच्चा, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। तो फिर आप कहोगे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी है, तो फिर हम लोग क्यों इंटरनेटल केयर करेंगे? कि डिलीवरी अगर खुद से ही हो जाता है तो हम लोग क्यों, आप बोल रही हैं कि आप एसेप्टिक मेथड्स मेजर्स यूज करो, ये वो करो, ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो क्या है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये सही बात है, लेकिन कभी भी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अभी मैं आज रास्ते में चल रही हूँ, कल को मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कोई गाड़ी धक्का ना हो जाए, मेरे पैर में मोच ना जाए, कुछ भी हो सकता है, या तो डेथ भी हो सकता है, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, या तो पैर में मोच खा गई, कि चक्कर खा गई, गिर गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से है कि डिलीवरी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बट कॉम्प्लिकेशंस में अराइज। इसीलिए हम लोगों को जो एसेंशियल पोर्शन में जो एसेप्टिक एक कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं सेप्टिसेमिया, मतलब पूरे शरीर में जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जहर फैल गया और इन्फेक्शन हो गया और पेशेंट मर गया, तो वो होता है कि सेप्टिसेमिया। ठीक है, तो सेप्टिसेमिया ना हो। तो अब जैसे मैंने कहा इंटरनेटल केयर के भी कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे क्या एम्स है? एक तो क्या है कि सबसे पहला एम है डिलीवरी अंडर प्रॉपर असेप्टिक मेजर्स। तो हमें डिलीवरी क्या करना है? प्रॉपर असेप्टिक मेजर्स, मतलब डिलीवरी जब हम करवा रहे हैं बच्चे का, तो उस टाइम में हम लोग जो भी प्रोसेस यूज करेंगे, असेप्टिक मेजर्स मीन्स पूरा स्टेराइल, सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन स्टेराइल होना चाहिए, वो देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवरी विथ लीस्ट इंजुरी टू द इन्फेंट एंड मदर। लीस्ट इंजुरी टू द इन्फेंट एंड मदर इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे कि मैं उस दिन भी आप लोग को बोलते आधी में क्लास कंप्लीट कर दी थी, तो बोल नहीं पाई थी। तो ये था कि जैसे लीस्ट इंजुरी, तो आप लोग कोई भी अगर नॉर्मल, पता नहीं आप लोग को पहले भी मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग को याद है कि नहीं। जैसे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में जैसे एक कट दिए जाता है जस्ट वेजाइना के लेफ्ट लैटरल साइड में दी जाती है, उसको एपिसियोटोमी कहते हैं, कि प्रॉपर्ली बच्चा डिलीवर हो जाए। क्योंकि स्पेस बच्चे का हेड और स्पेस के पहला मतलब फर्स्ट डिलीवरी में स्पेस इतना नहीं रहता है, तो क्या होता है कि बच्चा जब निकलता है वो तो निकलना ही है, तो वो मतलब हाँ हाँ मैम को बोल के जाओ, ठीक है, बोल के जाओ फटाफट, जो बोल के जाओ। तो फिर क्या होता है, सॉरी, तो फिर उस टाइम में क्या होता है कि स्पेसिंग के लिए कि कोई भी चीज, मान लो कि स्पेस छोटा है और अगर बड़ा सा चीज निकल रहा है, तो क्या होगा, फट के निकल जाएगा। तो वो जो फटेगा उसको टीयर कहते हैं। तो वो टीयर होने पे क्या होगा, उससे मदर को जितना तकलीफ होगा, उससे बेटर है कि एपिसियोटोमी कहा जाता है, कि लेफ्ट लैटरल साइड में हल्का सा एक कट लगा दिया जाता है, और वो भी उसको कट लगा के फिर बाद में बच्चा जब हो जाता है तो फिर उसको सुचरिंग कर देते हैं, मतलब सिलाई करके उसको फिर प्रॉपरली क्लीन कर देते हैं। तो वो कट से ये टीयर होना, मतलब फट के निकलना, वो उससे ज्यादा वो कट होना देना ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये एक तरह का हम लोग एक भी कट कर रहे हैं, मतलब एक तरह के हम लोग इंजरी दे रहे हैं, एक तरह का वो कटा तो मतलब इंजरी हुआ। अच्छा, तो इसीलिए लीस्ट इंजरी बताया गया। और लीस्ट इंजरी क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं थोड़ा सा डिटेल बोलूंगी। उसके साथ साथ जैसे हो गया, मान लो कि नॉर्मल डिलीवरी करने गए, नॉर्मल डिलीवरी करते ही वक्त तो किसी भी कारण से बच्चे का सर क्या होता है कि एंगेज हो गया, मतलब नहीं निकल पा रहा है, तो उस टाइम में कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बच्चा निकल नहीं रहा है। तो एक तरह का डिलीवरी होता है जिसको कहते हैं फॉर्सेप्स डिलीवरी, मतलब एक
अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मान लो कि चिमटी होती है ना, रोटी सेकने वाली चिमटी टाइप, मतलब वो एग्जैक्टली पूरा चिमटी नहीं होती है, वो अलग से इसका ग्रिप वाला ऐसे ऐसे होता है। तो वो उसके थ्रू उसको घुसाया जाता है और उसके बाद बच्चे का सर को ऐसे ऐसे से पकड़ के पेल्विक केज के हिसाब से अगर आप लोग नेट पे डालोगे फॉरसेप्स डिलीवरी तो आप लोग देख पाओगे। आजकल तो सब वीडियोस अवेलेबल है, तो उस हिसाब से बच्चे को निकाला जाता है। तो वो फॉरसेप्स लगाना, थोड़ा उसके अंदर जबरदस्ती घुसा के निकालना, तो मिनिमम लीस्ट थोड़ा सा इंजरी तो हो ही जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, ये सब तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड में होता है, लेकिन बेसिक में बताई कि उसमें हम लोग या सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, मतलब ऑपरेशन करके बच्चा हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग पेट को काटते हैं मदर के, मतलब एक कट लगा कर फिर निकालते हैं, तो वो भी एक तरह का इंजरी हुआ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम बड़ा सा पहले जैसे पेट काट देते तो ऊपर से नीचे तक पूरा पेट काट देते थे, तो आजकल क्या होता है इतना थोड़ा सा छोटा सा काट के निकालते हैं। तो वो ये है कि दिन के दिन क्या हो रहा है कि चीजें बहुत एडवांस हो रही हैं और हम लोग उसको और भी मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज उसी लिए बताया गया लीस्ट इंजरी। अब जैसे एपिशियोटोमी देना, जो मैंने कहा लेफ्ट लेटरल साइड में बच्चा निकलते वक्त भेजना कि लेफ्ट लेटरल साइड में एक कट देना पड़ता है अब पीविक रीजन में। फिर तो वहां पर क्या करते हैं, तो फिर उसको जो नौसिखिया होते हैं वो बहुत बड़ा सा कट लगा देते हैं, ये जितना जरूरत है उससे ज्यादा भी कट लगा देते हैं। और कोई कोई होता है कि मतलब प्रॉपरली कट नहीं कर पाते, वो उस जगह में कटिंग करना भी, मतलब ये सब चीजें ना एक्चुअली एक्सपीरियंस वाली बात है। मैं बोलूंगी भी तो कितना समझ में आएगा आई डोंट नो, मतलब काफी उसमें ताकत लगती है उस जगह में कट लगाने के लिए। और वो तो फिर उसको लगाते वक्त अगर ठीक ठाक से नहीं लगा, जैसे तैसे कर दिया, तो फिर पेशेंट को तकलीफ होती है। अब एक हाथ में उंगली ही कट जाता है तो कितना तकलीफ होता है, वहां पर आप जबरदस्ती काट रहे हैं और इतना प्रेशर से आपको उसको काटना पड़ रहा है, तो सोच लो आप कि आपकी मतलब कैसा लगेगा। तो कोई कोई ज्यादा काट देता है, कोई कोई ढंग से नहीं काटते हैं, इस तरह से। फिर प्लस उसको जब सिलते हैं, वो जो एपिsiotomy देने के बाद जब बच्चा डिलीवर हो गया, सब कुछ क्लीन अप कर लिए, तो उसको फिर सिलना पड़ता है जो कट लगाए। तो वो सिलते वक्त भी 3 लेयर में उसको सिला जाता है। फर्स्ट लेयर में एक बार सिलाई होगी, फिर सेकेंड लेयर की सिलाई होगी, फिर थर्ड ऊपर स्किन में जाकर सिलाई होती है। तो ये जो सूचरिंग होती है, सिलाई को देना को सूचरिंग कहते हैं। ये जो सूचरिंग होती है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इस तरह से करना होगा कि अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो पहला लेयर करते करते दूसरा लेयर पे जब जाओगे ना, संग संग वो जगह फूलना स्टार्ट कर देगा, मतलब आपका प्रॉपर लेयरिंग नहीं हुआ है और उसमें ब्लड की ऊजिंग हो रही है, मतलब ब्लड निकल रहा है। और फिर उसके बाद फिर से बाद में देखोगे उस जगह में सूज के सूल एकदम सूज जाता है, रेडनेस हो जाता है। तो उसके बाद पेशेंट की इतनी हालत खराब होती है कि फिर उसको वापस से उस सिलाई को खोलना पड़ता है। फिर उसको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि हल्का सा उसको लेसरेटेड करना पड़ता है, मतलब जैसे एक बार सिलाई हो गया ना तो उसको थोड़ा सा रगड़ देना पड़ता है वो जगह की, फिर से खुरदुरा थोड़ा हो जाए, खुरदुरा थोड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें हीलिंग प्रॉपरली होगा। तो फिर उसके बाद और एक बार सिलाई करना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये हमारी जरूरत है कि हम लोग को एपिsiotomy देना हो रहा है और उसको सुचरिंग करना हो रहा है, लेकिन अगर हम ढंग से ना करें, हम प्रॉपरली ना करें, तो क्या होगा कि हमारे वजह से पेशेंट को 2 बार 3 बार झेलना पड़ता है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि बिल्कुल कम से कम उनको इंजरी जितना जरूरत है उतना करके हम लोग निकल जाए। मेरा यहाँ तक बातें समझ में आई? यस मैम। अगर किसी को नहीं समझ में आई, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि मैडम क्या सोचेंगी कि ऐसे ऐसे। अब आप लोग से तो मैं कोई पुरानी तो हूँ नहीं, ठीक, मतलब नहीं तो हूँ नहीं, सॉरी, पुरानी नहीं तो हूँ नहीं कि आप लोगों को कुछ है, आप लोगों का नाम भी सबको पता है और मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, या आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है कहीं, तो प्लीज आप लोग ये अभी बोलिए। बाद में उसको दिल में दबा कर और ऐसे करके कि नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या आपको बोल रही थी। तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा सा ये सब चीजें आप लोग के लिए क्या, मैं जब यूजी में भी पढ़ाती हूँ यहाँ के स्टूडेंट्स को, तो वो लोग भी जब नहीं देखे रहते हैं ना, तो उनके लिए भी ये सब थोड़ा सा ऐसे मुंह फाड़ के सुनने वाली बात हो जाती है। तो आप लोग के लिए तो और भी ज्यादा रहेगी। तो अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बेटा आप लोग, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि कोई भी जगह नहीं समझ में आया कि हाँ मैम यहाँ पर नहीं समझ में आया, ये चीज क्या बोलने की कोशिश की, आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं
कि बिना समझाए निकलूंगी? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना तो बोलो कम से कम कि मुझे समझ में आए, मैं आगे तो बढ़ूं। यस मैम। मतलब ठीक है ना, मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ अच्छा ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाँ ठीक है। उसके साथ पहला तो मैंने कहा कि डिलीवरी अंडर प्रॉपर असेप्टिक मेजर, मतलब हम लोग पूरा असेप्टिक मेथड, किसी भी तरह स्टेराइल चीजें हर चीज ऐसे यूज करेंगे। दूसरा मैंने कहा कि लीस्ट इंजरी टू इन्फेंट एंड मदर, माँ को भी लीस्ट इंजरी हो और बच्चे को भी लीस्ट इंजरी हो, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आ जाती, थर्ड पॉइंट है कि कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है, अगर किसी को प्रोलॉन्ग लेबर या एंटीपर्टम हेमरेज या कन्वर्शन, मेल प्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड, इस तरह का अगर आता है तो उस कंडीशन में कैसे हैंडल करना है या कैसे उस पोजीशन को, उस कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है, वो हमें जानना होगा। और उसके साथ साथ बताया गया है कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो डिलीवरी के टाइम में जैसे बच्चे को जैसे रिसर्सिटेट किया जाता है, कि बच्चे को देखे होंगे कि बच्चे के जैसे वो वाली मूवी नहीं थी, ऑल इज वेल, ऐसे नहीं बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, थ्री इडियट्स। हाँ, थ्री इडियट्स में जैसे दिखाया था ना कि बच्चे को उठाए, फिर पीठ में उसको ऐसे ठोक रहे थे, ऐसे मुंह में ऐसे शक्कर देकर झाग निकाल रहे थे, तो वो सब होता है रिसर्सिटेशन। तो वो सब मैं जब बच्चे का पढ़ाऊंगी, जब चाइल्ड केयर में आऊंगी या बेबी केयर में आऊंगी, तब वो सब डिटेल बोलूंगी। उसके कॉर्ड का कैसे केयर किया जाता है, कॉर्ड मतलब नाभि नाल जो होता है, जो माँ के साथ अटैच होता है, उसको कैसे किया जाता है। फिर बच्चे का आई का केयर कैसे, आंखों का केयर किया जाता है, वो सब इसमें होता है। अब थर्ड पॉइंट मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो कई बार सारी वर्डिंग्स मैं यूज की, जैसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो वो प्रोलॉन्ग लेबर मतलब मैं बताना चाहूंगी कि प्रोलॉन्ग लेबर मतलब होता है कि ये जो फिजियोलॉजी है डिलीवरी का, वो एक सर्टेन टाइम तक चलता है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होने के प्रोसेस में आ गया, लेकिन फिर भी डिलीवरी नहीं हो रही है, वो आपको समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब थी इंटर्नशिप में, तभी मैं देखी थी कि ऐसा एक केस था कि जहाँ पर मतलब जैसे फिंगर डायलिटेशन होता है, मतलब डिलीवरी के लिए वेजाइना की 4 फिंगर डायलिटेशन होना जरूरी होता है। तो वो डिलीवरी के टाइम में वो धीरे धीरे डायलिटेशन होती है, पहले 2 फिंगर होता है, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर होकर बच्चा डिलीवर होता है। तो किसी किसी का 2 फिंगर होने के बाद 2 से 3 से 4 आने में टाइम लगता है। तो आपको वो समझना होगा कि ये प्रॉपर टाइम में हो रहा है कि नहीं, कि ये टाइम ज्यादा ले रहा है। और 2 फिंगर होकर पूरा रात भर ऐसे ही पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट बहुत एग्जॉस्टेड हो रहा है, तो आपको वो समझना होगा कि नहीं, ये प्रोसेस नहीं आगे बढ़ रहा है। तो अगर इसी कंडीशन में अगर हम लोग छोड़ देंगे तो एक तो माँ एग्जॉस्टेड होके बेहोश हो जाएगी, या और जी अंदर बच्चा है वो भी एग्जॉस्टेड हो जाएगा, उसकी भी हार्ट बीट, पल्स रेट, ये सब देखना जरूरी होती है, फीटल हार्ट रेट होता है, वो सब देखना जरूरी है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, संग संग हमें क्या करना पड़ता है कि ऑपरेशन के लिए तैयारी करना पड़ता है। तो वो हम ही देखना पड़ता है कि ये लेबर जो हो रहा है, डिलीवरी को एक्चुअली लेबर बोलते हैं, तो ये लेबर लंबा तो नहीं खींच रहा है। तो ये सब हम लोग, वो डॉक्टर लोग को समझ में आ जाता है। पहले तो ये हो गया प्रोलॉन्ग लेबर। उसके बाद एंटीपर्टम हेमरेज, मतलब इंटरनल कुछ ब्लीडिंग हो रहा है इस तरह का, या कन्वल्शन जैसे होता है ना, मिर्गी की बीमारी में देखते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दौरे आते हैं जिस तरह से, जैसे होता है हाथ पर ऐठ जाते हैं, उसको कन्वल्शन कहते हैं। तो उस तरह का कन्वल्शन अगर पेशेंट को अगर स्टार्ट हो गया, मतलब मदर को स्टार्ट हो गया, तब हमें उसको रेफर करना होगा, कैसे उसको ट्रीट करना है, वो सब देखना है। साथ ही साथ क्या होता है कि मैल प्रेजेंटेशन, या यहाँ पर माल प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। मैल प्रेजेंटेशन जैसे हम लोग को पता है कि
बच्चा जब डिलीवर होता है तो सर नीचे की तरफ रहता है, पैर ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन कहीं कहीं सुने होंगे कि ये उल्टा पैदा हुआ, मतलब पैर नीचे की तरफ, सर ऊपर की तरफ, तो ये मेल प्रेजेंटेशन होता है। इस कंडीशन में डिलीवर करवाना, नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत टफ होता है। और आपके पास जब पेशेंट आएंगे तो बहुत सारे गरीब पेशेंट भी आएंगे कि जिन्होंने लास्ट मोमेंट में सोनोग्राफी भी नहीं किया, कोई ये नहीं किया, तो फिर आपको उस कंडीशन में समझ लेना होगा कि कैसे क्या करवाना है। इस कंडीशन में क्या सीजर करवाना जरूरी है, या हम क्या कर सकते हैं, पास के पीएससी में भेज सकते हैं कि नहीं, ये जो चीजें हैं तो आपको समझना होगा। उसके बाद प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड। प्रोलैप्स मतलब जो नाभि होता है, नाभि नाल, जो माँ के साथ, जो ट्यूब के साथ, जो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा जुड़ा हुआ रहता है, बहुत टाइम क्या होता है कि वो कॉर्ड पहले निकल के आ जाता है, ठीक है। और अगर आप बाई चांस कॉर्ड निकल के आ गया और आप डिलीवरी करवाने गए और अंदर बच्चे के गले में नॉट की तरह वो कॉर्ड फंसा हुआ है, कैसे भी फंस सकता है ना, नॉर्मल भी रह सकता है, कॉर्ड की तरह भी मतलब नॉर्मल ऐसे से भी रह सकता है, या गले में घूम भी गया होगा, क्योंकि बच्चा तो पेट में गोल गोल घूमता रहता है। तो और कॉर्ड निकल के आ गया और आप उसी को पकड़ते हुए खींच रहे हो, बच्चे के गले में वो फंदे की तरह लगकर बच्चा वहीं पर मर गया। तो फिर तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ये सब ये इस तरह की कंडीशन को, कॉम्प्लिकेशन को हमें कैसे हैंडल करना है वो हमें सीखना जरूरी है, और ये इंटरनेटल केयर के तहत ही आता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए इसके एम। इसके बाद बताया गया है कि इंटरनेटल केयर दो तरह से होती है। एक हो गया डोमिसिलरी केयर और दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल केयर। डोमिसिलरी केयर मतलब क्या होगा, जब हम लोग घर में बच्चा हो रहा है, जैसे गाँव देहात में होता है, घर में बच्चा होता है, उस टाइम में जो केयर करते हैं वो डोमिसिलरी हो गया। और इंस्टीट्यूशनल केयर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह में या नर्सिंग होम में या बड़े यहाँ पर बच्चे का डिलीवरी हो रहा है तो वो हो जाता है इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक है। तो जैसे विलेज में ज्यादातर क्या होता है, डोमिसिलरी केयर बेसिकली क्या होता है, हॉस्पिटल वगैरह में ही विलेज में होता है, जहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होती है, जहाँ गाँव में क्या होता है हॉस्पिटल यूजुअली नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग घर पे ही बच्चा डिलीवर करने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन यहाँ भी हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, घर में बच्चा होना, डोमिसिलरी इंट्रानेटल केयर के लिए हम लोग सोचेंगे। लेकिन ये डिलीवरी कोई दाई, चाची, ताई ये लोग नहीं करेंगे। ये सब कौन करते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, स्पेशली फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। फीमेल हेल्थ वर्कर इस तरह की डिलीवरी, या ट्रेन्ड दाई जो होती है, ट्रेन दाई और गांव पड़ोस की नहीं, उनके थ्रू ये डिलीवरी होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो घर में डिलीवरी हो रहा है, ट्रेन दाई या हेल्थ वर्कर्स कर रहे हैं, तो ये जो पूरा सर्विस है, इसको कहते हैं डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विस। इसको याद रखिएगा, डोमिसिलरी मिडवाइफरी सर्विस। समझ में आया? समझ में आया बाबू? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है मैम। तो आप लोग एक आधी तो कोई रिप्लाई करो बेटा, जो भी है वो रिप्लाई कर दो कि हाँ कि मैम ये आ रही है आवाज, ये नहीं आवाज आ रही है। एटलीस्ट मुझे समझ में आने तो मुझे लगेगा कि मैं मोबाइल को ही पढ़ाई जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ जी। ठीक है। तो अब ये हो गया, इसको कहते हैं, तो अब घर में बच्चा डिलीवर करना और हॉस्पिटल में बच्चा डिलीवर करना, दोनों में कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है, मतलब कुछ फायदे भी है, कुछ लॉस भी है। तो हमें जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ठीक है, उसके बाद ठीक है। हाँ, तो अब घर में बच्चा होने के क्या क्या मेरिट्स है, फायदे क्या क्या है घर में बच्चा होने का। जैसे मैंने कहा डोमिसिलरी केयर अगर देते हैं, घर में बच्चा होता है तो उसमें क्या क्या फायदा है। तो पहले तो आप देखो
कि घर में जब बच्चा होता है तो एक कंडीशन मैंने कहा था ना कि जिस जिस टाइम पास आता है मदर खूब कॉन्शियस हो जाती है, पता नहीं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं खुद ही कर पा रही हूँ। हाँ, तो क्या करना है कि घर पे जब बच्चा होता है तो क्या होता है जैसे कि एक फैमिलियर सराउंडिंग्स हमें मिलती है कि घर वाला माहौल रहता है, डर जो रहता है थोड़ा आपके पास। जैसे हम लोग कभी कुछ चीज के लिए जा रहे हैं तो हम लोग घर वालों को सोचते हैं हमारे घर वाले आसपास रहे, तो क्या होता है थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है। तो वही होता है कि डिलीवरी के टाइम में भी मदर के लिए वो फैमिलियर सराउंडिंग्स होती है, ठीक है। दूसरा है क्या, हॉस्पिटल जाने से हमें कुछ इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है, ठीक है, जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल, COMIAL, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में बोले कि घर से बाहर निकलने पे ही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखिए ये वो डैश डैश, लेकिन आपको देखो कोई अगर हॉस्पिटल जाना हो तो आपको उसकी चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में कई तरह के लोग आते हैं, कई तरह के पेशेंट होते हैं, कई तरह की बीमारियां लेके आते हैं। आपकी इम्यूनिटी अगर थोड़ा सा भी डाउन हुआ, मतलब थोड़ा सा भी आपकी, मान लो कि आपकी इम्यूनिटी कम है, संग संग आपके शरीर क्या होता है, वो जो जर्म्स होते हैं उनको कैच कर लेता है, मतलब वो लोग उनको आपके शरीर को अटैक कर देते हैं और इजीली आपको इन्फेक्शन होने की चांस होती है। तो जिस तरह की जो इन्फेक्शन हो जाती है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि स्पेशली हॉस्पिटल जाने से होती है। मेरी आवाज आ रही है कि आसपास की आवाज ज्यादा आ रही है? आ रही है मैम, आसपास की आवाज आ रही है। क्या करूं? अभी ठीक है इसीलिए मैम। मैं हाँ, वो लोग चुप हुए ना, इसीलिए मैं मॉर्निंग टाइम बोल रही थी कि मॉर्निंग टाइम को लेंगे। तो आज भी दोपहर को काफी प्रॉब्लम हो रहा था उन लोगों की क्लास, कल एक सर आ गए थे तो फिर बड़ा दिक्कत हो रही थी मुझे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि दिन में हम लोग जितना हो सके कोशिश करके अपना क्लास लेकर खत्म करें, ठीक है। तो फिर मैम उसके बाद मॉर्निंग क्या में ही है, रख लेते हैं ना, सही है। हाँ हाँ, अभी आज का तो हो रहा है। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ये हो गया। उसके साथ साथ क्या है कि मदर की मान लो नॉर्मल डिलीवरी हुई, घर पे डिलीवरी हुई, घर पे डिलीवरी होने के साथ साथ माँ क्या करती है, बच्चे का केयर भी कर सकती है और कुछ घर का काम भी अपना समेट पाती है। तो ये हो गया मेरिट्स में। अच्छा, अब इसके डिमेरिट्स क्या क्या है? डिमेरिट्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी जो करवा रहा है, कौन करवा रहा है घर पे? ट्रेन दाई या हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर करवा रहे। कोई डॉक्टर करवा रहा है क्या? कोई डॉक्टर तो करवा नहीं रहा है। तो क्या है कि यहाँ पर दाई और डॉक्टर में तो एक फर्क रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि एक अंडर डिलीवरी इज कंडक्टेड ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन दाई बट नॉट डॉक्टर, डॉक्टर के थ्रू नहीं होता है। तो ये एक डिमेरिट हो गया। दूसरा बता रहा है कि माँ क्या कर रही है, माँ डिलीवरी होने के कुछ देर बाद ही या एक दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही घर के काम संभालने लग रही है, हाउस होल्ड वर्क्स कर रही है। तो इससे क्या होता है कि माँ को जो प्रॉपर रेस्ट चाहिए वो उतना रेस्ट उसको मिल नहीं पाता है। और तीसरा क्या बता रहे हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, अगर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन अगर आ गई, मान लो कि किसी भी तरह की दिक्कत आ गई, तो उस टाइम में अगर हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो हर तरह की फैसिलिटी होती है कि उसको कैसे मैनेज करें, लेकिन घर में वो फैसिलिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये डिमेरिट्स हो गए। समझ में आया मेरिट्स और डिमेरिट्स? यस मैम। तो ये हो गया। अब उसके बाद बताया गया है अगर किसी भी तरह की, अगर मान लो कि बाई चांस अगर डिलीवरी करते समय घर में डिलीवरी हो रहा है, करते समय किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो संग संग आपको हॉस्पिटल कैसे रेफर करना है वो चीज आपके वो ट्रेन दाई या फीमेल हेल्थ वर्कर को आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि बहुत टाइम देखोगे कि हल्का हल्का दर्द हो रहा है माँ को, लेकिन उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, ठीक है, या तो हल्का हल्का पेन हो रहा है, जितना पेन होना चाहिए उतना पेन हो नहीं रहा है,
या तो बहुत लोगों में सुनोगे कि बोलते हैं कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड पूरा निकल आता है और कोई पेन मदर को होता ही नहीं है, इस तरह का केस। प्रोलैप्स कॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि कॉर्ड पहले निकल के आ गया, इस तरह की कंडीशन। बच्चा इतना पेट में रहते हुए ही स्टूल पास कर दिया, इस तरह की कंडीशन। या बच्चे का हार्ट रेट बहुत ज्यादा है या बहुत कम हो गया, इस तरह की कंडीशन। या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा किसको कहते हैं? जो फूल बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर फूल बोलते हैं। बच्चा डिलीवर होने के बाद एक फूल तरह का माँ के पेट से निकलता है, तो वो एक रोटी के तरह होता है बड़ा सा, और उसके अंदर वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो वॉल में चिपका रहता है और मदर उसी के थ्रू वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसी के साथ लगा रहता है और बच्चे को नरिश करता है। तो जब डिलीवर होता है बच्चा, तो धीरे धीरे वो भी नॉर्मल डिलीवरी बच्चे के तरह डिलीवर होकर बाहर निकलता है। तो ये जो फूल है, अगर वो रिटेन्ड हो जाए, मतलब यूट्रस के बच्चादानी के जो वॉल में वहां पर चिपका ही रह जाए, वो निकले ही ना, और अगर वो थोड़ा सा भी फट जाए खींचते वक्त, तो इतना ब्लीडिंग होगा ना कि पेशेंट टेबल पे ही मर जाएगी। तो इसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, तो आपको संग समझना होगा कि अभी ये वाला कंडीशन चल रहा है, प्लेसेंटा रिटेंशन हो गया है, तो मुझे हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी भेजना है। अरे मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, सब पानी गिर गया, लेकिन दिमाग को कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से होगा? तो संग भेजना है। या कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, या बच्चे ने पेट में ही स्टूल पास कर दिया है, एग्जॉस्टेड होकर, या बच्चे के हार्ट रेट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो इस तरह की कंडीशन होती है, तो हम लोग को सैमसंग इंस्टीट्यूट में रेफर करने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल केयर में बताया गया है, जैसे एक तो मैंने कहा डोमिसिलरी केयर, मतलब घर में बच्चा हो रहा है, और दूसरा हो गया हॉस्पिटल केयर के मतलब जहाँ पर शहर है, जहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटी है, वहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल, इसके क्या एडवांटेजेस है? हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने की क्या एडवांटेजेस है? मैम वहाँ पे हमको प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ मतलब प्रोवाइड होगा हमको। और इनफैक्ट यही देखो, मैं एक टेक्निक बता रही हूँ, आपने सही कहा है, ठीक है, आदित्य ने सही कहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाओगे ना, तो आपको एक आंसर पढ़ने के बाद दूसरा आंसर बोलोगे। जो होम डिलीवरी का जो एडवांटेजेस है, उसको इसका डिसएडवांटेज कर दो, और उसकी जो डिसएडवांटेज है इसको एडवांटेज कर दो। जैसे हम लोग ने क्या कहा था कि घर में बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं कर रहा है, दाई लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसको एडवांटेजेस में डाल सकते हैं कि अगर शहर हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, तो वो कोई दाई या फीमेल हेल्थ वर्कर नहीं कर रहे हैं, एक डॉक्टर कर रहा है। अगर किसी भी तरह की अगर कॉम्प्लिकेशन होती है, तो वहाँ घर में देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन शहर में इसी को हम लोग प्लस पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पर कि मेरिट्स में डाल सकते हैं कि हॉस्पिटल में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हुआ तो जल्दी से मैनेजेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग फिर माँ को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, हॉस्पिटल में रहता है, तो हॉस्पिटल में थोड़ी ना कोई कहेगा कि चलो झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, थोड़ा दाल उबाल लो, थोड़ा चावल बैठा लो, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, आप आराम से रिलैक्स होकर पड़े रहोगे। तो ये सब चीजें एडवांटेजेस होता है। डिसएडवांटेजेस में क्या है? मैम फैमिलियर नहीं होता है वहाँ का इन्वायरमेंट हॉस्पिटल का। एकदम सही, बिल्कुल सही, सबसे पहला एक प्रकार का फियर होता है मन में। तो वो फियर होता होगा, तो यही वाला हो गया, सराउंडिंग्स फैमिलियर नहीं है, बस उतना वर्ड में अब लिख के निकल जाओ। दूसरा है कि जो क्रॉस इन्फेक्शन, जो मैंने कहा नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने की चांसेस आपको हॉस्पिटल में ज्यादा है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है इंट्रानेटल केयर, ठीक, समझ में आया इंट्रानेटल केयर? यस मैम। हाँ जी मैम। अब हम लोग, क्या हंस क्यों रहे हो अमित? क्यों अच्छे से नहीं समझाई क्या?
नहीं, हंस नहीं रहा हूँ, मैंने बोला हाँ जी समझ में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं खुश होके बोल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया उसके लिए खुश हो रहे हो तो नहीं, मैं दुखी मैं हो अभी जाऊंगी। देख रहा था ना मैम कि इसको पहले हमने बहुत दिनों में पढ़ा था और आज बहुत जल्दी निपट गया, इसीलिए। नहीं, अभी एक्चुअली अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैंने ये और स्टार्ट ही नहीं किया, मैं दिनचर्या से स्टार्ट की, क्योंकि मैं बोल रही थी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, वहां भी पढ़ा रही हूँ यहाँ भी पढ़ाओ, एक ही टॉपिक मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है, उनको थोड़ा सा डिटेल करना जरूरी है, लेकिन आप लोग को मैं अगर कुछ चीज बोल रही हूँ तो एटलीस्ट आप लोग को कुछ तो याद आ रहा होगा, हाँ मैडम ने ऐसे पढ़ाया था, कुछ तो याद आता है। 1 साल हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ है। याद आ रहा है कि नहीं कि ऐसे ही मैं बोले जा रही हूँ? हाँ जी मैम। ओह, हंसी से समझ में आ गया अमित को। नहीं, मैंने लिखा हुआ है तो वही आप बता रहे हो तो सब सब मिल अच्छा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तब तो ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट है नहीं, असल में तो बीच में 2 वीक्स आप लोग की क्लासेस नहीं ले पाई ना, और आप लोग की एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा फास्ट नहीं करूंगी तो नहीं होगा। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि 2-2 क्लास वीकली, जैसे लास्ट टाइम जब मैं 2-2 लेकर फिर भी मुझे एंड में मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी, तो आप लोग की एक आधी टॉपिक छूट ही गया था, तो उस तरह की कंडीशन ना हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितना जल्द से जल्द मैं करके खत्म करूँ, ठीक है, कि आप लोग का सिलेबस सही से हो जाए, कि एटलीस्ट आप लोग एग्जाम में लिखने लायक हो जाओ, ठीक। तो अब जाकर नेक्स्ट हो गया पोस्ट नेटल केयर। एक तो मैंने कहा एंटीनेटल, जो डिलीवरी की मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम, इंट्रानेटल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, और पोस्ट नेटल केयर मतलब होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो माँ और बच्चे दोनों का जो हम लोग केयर करते हैं, तब तक ऑलरेडी बच्चा आपके पास आ जाता है, तो माँ के साथ केयर करने के साथ साथ बच्चे का केयर करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये इसको पोस्टनेटल केयर या पोस्ट पार्टल केयर भी कहा जाता है, पोस्टनेटल केयर या पोस्ट पार्टल केयर बोला जाता है। और ये जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ होता है, इसको पेरिनेटोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मैं आप लोग को ज्यादा बोल दे रही हूँ कि पोस्ट पार्टल या पेरिनेटोलॉजी, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अपना लिख के रखे या समझ ले कि कल को कोई पीएससी वगैरह में आप लोग जाओ कुछ करो तो एटलीस्ट आपको समझ में आए। क्योंकि देखो आप लोग का प्रोफेशन बहुत, डॉक्टर तो अलग ही होते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से सर्विस देते हो ना, वो और भी रेस्पेक्टफुल सर्विस होता है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए आप लोग को ये सब टर्म्स जानना, मतलब ये टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, कि याद आए तो हाँ कभी, अरे हाँ ये वर्ड तो सुना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बार बोल दे रही हूँ। तो ये जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जो कम्बाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको पेरिनेटोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, पोस्ट नेटल केयर में क्या क्या होता है? तो पोस्ट नेटल केयर में सबसे पहले हमें प्रिवेंशन ऑफ, पहला क्या 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 करना होता है, एक प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो मदर को और बच्चे को, उसके लिए हमें ध्यान देना होता है। दूसरा, प्रॉपर केयर ऑफ रैपिड रेस्टोरेशन ऑफ मदर्स हेल्थ, मतलब माँ का अच्छे से केयर लेना होता है कि माँ जल्दी से जल्दी रिकवर करे। ऐसा नहीं कि हमें माँ ने बच्चा दे दिया उसके बाद माँ भाड़ में जाए, उससे हमें माँ से क्या मतलब है। लेकिन हम लोग भूल जा रहे हैं कि माँ से 6 मंथ तक बच्चे को फीडिंग भी मिलना है। माँ ही है जो फर्स्ट टीचर है, माँ के साथ ही टच में बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो माँ की हेल्थ वापस उसी कंडीशन में आना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी होता है। तो मदर की हेल्थ रेस्टोरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ क्या है, टू चेक द स्टेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर की क्या कंडीशन है मदर का, वो भी मैं एक्सप्लेन अभी थोड़ी देर बाद करूंगी उसके ऊपर। उसके साथ साथ टू गिव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड टू गिव हेल्थ एजुकेशन। तो एक तो क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी हम लोग पोस्टनेटल केयर में देखते हैं। उसके साथ मदर को फैमिली प्लानिंग का भी एडवाइस हम लोग दे देते हैं कि एक बच्चे और हो गया तो दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या गैप होना चाहिए, कैसे गैप रखना है, क्या मेथड यूज करना है, ये सब हम लोग मतलब मदर को एडवाइस करेंगे या सर्विस देंगे। उसके साथ लास्ट है कि मदर को हेल्थ एजुकेशन भी देंगे कि स्वास्थ्य क्यों इम्पोर्टेंट है, हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, आप स्वस्थ रहेगा तो क्या क्या होगा, बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर बच्चे का स्वस्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब जो ज्ञान की बातें होती है वो सब हम लोग हेल्थ एजुकेशन
मदर और चाइल्ड दोनों मतलब मदर और चाइल्ड के लिए दोनों को लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब बच्चे को नहीं प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा आपसे ये नहीं सुनेगा कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। मतलब माँ को कर दोगे तो ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं क्या बोल रही थी, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है? जैसे कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे हो गया कि बहुत टाइम क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी सेप्टिसेमिया होने की या सेप्सिस होने की चांसेस हो जाती है, इन्फेक्शन होकर पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद किसी भी तरह आफ्टर डिलीवरी किसी भी तरह की हेमरेज ना हो। हेमरेज मतलब ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, उसके तरफ ध्यान नहीं। प्लस यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, क्योंकि आप सोच ही रहे हो कि वेजाइनस मतलब वो पूरा प्रोसेस, डिलीवरी प्रोसेस वहां पर हो रहा है और वहाँ कट हो रहा है, सब कुछ आसपास हो रहा है। ये तो थोड़ा प्लस फीमेल्स यूरिन में यूरिन करने जाती हैं, तो एक मेल होते खड़े होके करते हैं और फीमेल बैठ के करती हैं, तो कहा जाता है कि इन्फेक्शन होने की चांसेस फीमेल्स को ज्यादा रहती है, क्योंकि फ्लो से जो क्या बोले, बैक जो फ्लो आती है, जैसे क्या बोलूं, कैसे बोलूं, जैसे कि कभी भी पानी अगर हम लोग गिराते हैं तो थोड़ा सा कुछ पानी के छींटे आते हैं ना, तो वो होता है कि जो भी फ्लोर पे जा रहा है उसमें अगर इन्फेक्शन रहेगा तो वो जो छींटे आते हैं वो आपके शरीर पे आ रहे हैं, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होती है। और आपका वो ऑर्गन, यूरोजेनिटल ऑर्गन इतना क्लोज रहता है कि वो इन्फेक्शन फट से कैच करता है। तो और अब जब उधर ऑलरेडी आपका इतना प्रोसेसिंग हो चुका है डिलीवरी के टाइम में, वहाँ नॉर्मल फीमेल्स को ही इतना इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो जहाँ पर आपका कट पिट लगा हुआ है, आपकी सुचरिंग हो चुकी है, सिलाई उलाई हुई है, उस जगह में अगर आप फिर इन्फेक्शन होने की चांसेस और भी ज्यादा, मतलब मोस्ट फेवरेबल कंडीशन बन जाता है वहां पर इन्फेक्शन होने के लिए। तो ये सब चीजें, तो उससे क्या होता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, मतलब यूरिन का जो रास्ता है उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो वो सब कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हम लोग पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि मदर का हेल्थ, अल्टीमेट हेल्थ, मतलब हेल्थ रेस्टोरेशन, जो मैंने वर्ड कहा कि मदर का रैपिड हेल्थ रेस्टोरेशन करना हमारे पोस्टनेटल केयर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मदर का हेल्थ अल्टीमेट होता है। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो ही बच्चा स्वस्थ रहेगा। माँ अगर हेल्दी रहेगी तो ही अच्छे को बच्चे की टेक केयर कर पाएगी, उसको फीड करवा पाएगी, उसकी देखभाल कर पाएगी, हर चीज। तो माँ का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए माँ की फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपरली करना होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि एनीमिया, अगर मतलब खून की कमी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ऐसे ही नॉर्मली इंडियन गर्ल्स को या वुमेन्स को एनीमिया की शिकायत, खून की कमी की शिकायत ऐसे ही रहती है। डिलीवरी के टाइम में बहुत ब्लड लॉस होती है और उसीलिए और एनीमिया की चांसेस बढ़ जाती है। तो आफ्टर डिलीवरी मदर की हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गई है, और उस हिसाब से हम लोग फिर मेडिसिन वगैरह देकर एनीमिया करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब देकर हम लोग करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मदर की हड्डी भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी कैल्शियम भी जाती है। तो कैल्शियम को भी हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसे जितने भी तरह की सप्लीमेंट होती है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और अदर सप्लीमेंट्स जो भी वो सब जो सप्लीमेंट होती है, वो सब देकर हम लोग मदर को जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे कि आगे पहले वाली कंडीशन में आ जाए, उसकी हेल्थ की रिकवरी हो। अच्छा, उसके साथ साथ मदर को बैलेंस डाइट देना होगा। बैलेंस डाइट मतलब आप लोग जानते ही हो, बचपन में भी पढ़े होंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स सब जितना अमाउंट में चाहिए प्रॉपरली रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ चावल ही खिला रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ही खिला रहे हो, प्रोटीन खिलाने का नाम ही नहीं है, या बिल्कुल फैट दे ही नहीं रहे हो कि यार इस तरह से ना हो। मतलब सब कुछ बैलेंस्ड वे में होना चाहिए कि जितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि मदर उस टाइम माँ बच्चे को फीड भी करवा रही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से हम लोग देंगे। उसके बाद माँ को एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज मतलब आज डिलीवरी हुआ, कल ही आप एक्सरसाइज करोगे, चलो आपका पेट निकल गया है, चलो आप एक्सरसाइज करो, आप स्लिम हो जाओ, करीना कपूर बन जाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। तो जैसे सीजर होता है तो हम लोग 4 to 6 months के बाद बोलते हैं क्लास 4 to, थैंक यू,
4 to 6 मंथ्स के बाद बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कम से कम हम लोग 1.5 महीने बाद से हम लोग नॉर्मल एक्सरसाइज थोड़ा मोड़ा, जैसे कि जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो पेरिनियल मसल है, उसकी मतलब लूजनेस हो जाती है ना, तो उसकी टाइटनिंग करने के लिए और टाइटनिंग हो जाए और वो अपनी प्रॉपरली हो जाए, इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज की भी एडवाइस उनको देते हैं। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली बात, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मदर्स मिल्क को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और 4 to 6 मंथ तक बच्चे को माँ के दूध में ही रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उस बच्चे के लिए बहुत मतलब फ्रूटफुल भी होता है। तो वो भी, उसके भी पूरा ध्यान रखना होगा। और मदर को पूरा फर्स्ट डिलीवरी जब होती है तो उस हिसाब से मदर को हमें बताना होता है कि फीड करवाना। जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेशन होता है, इसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबिन रहती है, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो थोड़ा सा येलिश कलर की होती है, तो जो मदर को नहीं पता रहता तो वो मदर क्या करते हैं, सोचेंगे अरे ये पता नहीं येलो येलो क्या दूध की जगह निकल रहा है, तो उसको फेंक देते हैं। तो वो सब नॉलेज हमें मदर को देना जरूरी होता है कि क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे पिलाना है। कुछ प्रॉब्लम अगर फीडिंग टाइम में होता है तो वो भी मदर को समझाना जरूरी होता है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि खान पान के बारे में भी बताएंगे मदर को। और फाइनली फैमिली प्लानिंग जैसे अभी हम लोग चाइल्ड केयर करने के बाद फैमिली प्लानिंग में पहुंचेंगे। फैमिली प्लानिंग इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखते हो एक बच्चा अभी 1 साल का है, दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए माँ तैयार हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि वही मैंने पहले जब कहा था कि एमसीएच के जो इंट्रोडक्शन देते वक्त कि हमें जमीन अच्छी होनी चाहिए। जमीन मीन्स हो गया कि जमीन अगर मिट्टी अच्छी होगी तभी अच्छे से मतलब माँ की हेल्थ अच्छी होगी तभी बच्चा अच्छा पैदा होगा, है ना। तो अगर आपकी जमीन ही कमजोर है, मिट्टी ही कमजोर है, तो फिर कैसे बच्चा अच्छे से पैदा होगा बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको एक ब्रेक लेना जरूरी है। 2 बच्चे के बीच में कम से कम 3 से 5 साल का एक गैप रहे, कम से कम 3 साल का तो गैप रहना चाहिए कि जो मदर की हेल्थ रेस्टोरेशन भी हो जाए अच्छे से, मदर प्रॉपरली तैयार भी हो जाए, छोटा जो बच्चा डिलीवर हुआ है वो थोड़ा बड़ा भी हो जाए और दूसरे बच्चे का टेक केयर भी कर पाए। तो इतनी सारी चीजें पोस्टनेटल केयर में आती है। तो ये हो गया हमारा पोस्टनेटल केयर, ठीक है। यस मैम। Yes, तो ma'am. आज यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चाइल्ड केयर पढ़ेंगे।